साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो महाराष्ट्र में मीठी नदी घोटाले ने हर किसी की सांसें फुला रखी है। अभिनेता हो या फिर राजनेता, एक एक कर सबके नाम धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर ये है कि ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की टीम डीनो मोरिया के घर छापेमारी के लिए पहुंच चुकी है। और ये बड़ी खबर मुंबई की मीडिया के हवाले आ रही है। और इससे भी बड़ी खबर ये है कि डीनो मोरिया के घर पर जाँच करने के बाद में ईडी सीधे मातोश्री पहुँच जाएगी, यानी कि आदित्य ठाकरे के ठिकाने पर पहुंच जाएगी। तो आपको भी पूरी डिटेल खबर दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो बॉलीवुड एक्टर डीनो मोरिया एक बार फिर जांच एजेंसियों के रडार पर आ चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने महाराष्ट्र में उनके घर पर मीठी नदी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापा मारा है। और ये छापा बिल्कुल अचानक मारा गया है। ये घोटाला राज्य में नदियों की सफाई के नाम पर हुए 65 करोड़ रुपए के कथित गबन से जुड़ा हुआ है। अभिनेता डीनो मोरिया के अलावा ईडी ने इस मामले में मुंबई से लेकर केरल के कोच्चि तक तकरीबन 15 जगहों पर छापेमारी की है। और अब डीनो मोरिया के घर पर भी छापेमारी हो चुकी है। और इससे भी बड़ी खबर मुंबई मीडिया के हवाले से ये आ रही है कि डीनो मोरिया के घर पर जांच में जो कुछ भी मिला है उसके बाद में ईडी की टीम सीधे आदित्य ठाकरे के लिए जांच के लिए पहुंच जाएगी। आदित्य ठाकरे के घर पर जांच के लिए पहुंच जाएगी। और आदित्य ठाकरे का घर मातोश्री है, यानी कि अब ईडी की टीम मातोश्री पहुंच जाएगी। यहाँ आपको बता दें, इससे पहले मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी EOW द्वारा डीनो मोरिया से 2 बार पूछताछ की जा चुकी है। EOW ने ही इस मामले में प्राइमरी FIR भी दर्ज की थी, जिसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से जांच तेज कर दी है। दरअसल मुंबई महानगर पालिका द्वारा मीठी नदी की सफाई करवाई गई थी। इसके लिए स्लज पुशर और ड्रोजिंग मशीनों का इस्तेमाल किया गया था। मशीनों को कोच्चि की कंपनी मैटप्रॉप टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से बड़ी रकम पर लिया गया था। इस मामले की जाँच में सामने आया कि केतन कदम और जय जोशी ने मैटप्रॉप कंपनी के अधिकारियों और BMC के स्टाम वाटर ड्रेन्स विभाग के अधिकारियों के साथ मिली भगत कर सफाई के नाम पर 65 करोड़ रुपए का घोटाला किया। जब घोटाले के मुख्य आरोपी केतन कदम के कॉल रिकॉर्ड्स की जांच की गई तो इसमें अभिनेता डीनो मोरिया और उनके भाई का नाम भी सामने आया। दोनों ने कई मौकों पर केतन कदम से बात की थी। जांच अधिकारियों का मानना है कि डीनो मोरिया और केतन महज दोस्त नहीं है, बल्कि उनके बीच में पैसों का भी लेन देन हो सकता है। यही वजह है कि डीनो को जाँच के दायरे में लेकर पूछताछ की जा रही है। अब हाल ही में एक बीजेपी के नेता ने आदित्य ठाकरे का नाम लिया था। इसके अलावा एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता ने भी आदित्य ठाकरे का नाम लिया था और साफ साफ कहा था कि इस घोटाले में आदित्य ठाकरे का भी हाथ है। अब जो मुंबई मीडिया के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक फिलहाल ईडी की टीम डीनो मोरिया की पूरी तरह जाँच कर रही है। डीनो मोरिया के घर की, डीनो मोरिया के जितने भी ठिकाने हैं उनकी बारीकी से जाँच की जा रही है। और इस जाँच में लगभग 1 हफ्ता लग सकता है, क्योंकि सारे गैजेट्स को जांचा जाएगा। पेन ड्राइव, लैपटॉप, फोन के साथ ही जितने भी गैजेट्स है, तमाम सब चीजों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। और इसमें जांच के बाद जो भी सामने आएगा उसके बाद आदित्य ठाकरे के खिलाफ ईडी की टीम बड़ा कदम उठा सकती है, यानी कि आदित्य ठाकरे भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। आदित्य ठाकरे के घर पर भी छापेमारी की जा सकती है। आदित्य ठाकरे को नदी घोटाले में पूछताछ के लिए समन भी दिया जा सकता है, क्योंकि डीनो मोरिया को भी पहले ईडी की तरफ से 2 समन दिए गए, उसके बाद छापेमारी की गई। और हो सकता है कि अब आदित्य ठाकरे को भी समन मिल जाए। बहुत ज्यादा दिन नहीं है, क्योंकि ईडी की टीम बहुत देर नहीं लगाती जांच में। छापेमारी के बाद में 1 हफ्ते में पूरी जांच कर लेती है और उसके बाद आदित्य ठाकरे की भी खैर नजर नहीं आ रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या इस मामले में आदित्य ठाकरे का भी हाथ हो सकता है? क्या बीजेपी नेता और शिंदे के नेता ने जो सवाल उठाए थे वो सही हो सकते हैं? आपकी क्या राय है? क्या ईडी की टीम को आदित्य ठाकरे से भी पूछताछ करनी चाहिए? आपका क्या कहना है? आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र की राजनीति में बीते कुछ सालों से ऐसी घटनाएं सामने आ रही है कि ये समझा नहीं जा सकता कि कब और कौन किसके साथ चला जाए। ताजा मामला अब उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना UBT और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को लेकर आया है। AIMIM की महाराष्ट्र यूनिट ने संकेत दिया है कि उद्धव ठाकरे की तरफ से उन्हें एक खास निमंत्रण मिला है, खास इन्विटेशन मिला है और ये भी उस मीटिंग के लिए मिला है जिसमें उद्धव ठाकरे ने चुनिंदा लोगों को बुलाया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर
ओवैसी के नेता ने ये भी संकेत दे दिया कि ये निमंत्रण आगामी बीएमसी और स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर उद्धव ठाकरे की तरफ से दिया गया है, क्योंकि उद्धव ठाकरे अब उनसे हाथ मिलाने के लिए बेताब बैठे हैं। ओवैसी के नेता के दावे के मुताबिक इस मीटिंग में उद्धव ने AIMIM को तो बुलाया है, लेकिन अपने सबसे करीबी संजय राउत को इस मीटिंग से दूर रखा गया है। अब AIMIM के नेता ने ये दावा क्यों किया, ये बात क्यों कही, उसकी वजह भी जान ले तो हाल ही में उद्धव ठाकरे के बेटे और शिवसेना UBT के विधायक आदित्य ठाकरे ने सभी गैर महायुति दलों से महाराष्ट्र की भलाई के लिए साथ आने की अपील की थी। आदित्य ने कहा था कि महाराष्ट्र के हित के लिए वो सभी को साथ लेने को तैयार है। गठबंधन की आदित्य की इस पहल पर AIMIM की तरफ से सकारात्मक संकेत भी दिए गए थे। इसीलिए अब उद्धव ठाकरे ने ओवैसी को आगे बढ़कर हाथ मिलाने के लिए ये निमंत्रण भेजा है। सामने आया कि उद्धव ठाकरे ने सबसे पहले इस लिस्ट में असदुद्दीन ओवैसी का ही नाम लिखा है और वो दिल से चाहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी इस मीटिंग में आए और आगामी BMC चुनाव के लिए एक साथ हो जाएं। AIMIM विधायक मुफ्ती इस्माइल ने कहा कि उनकी इच्छा है कि ठाकरे और ओवैसी एक साथ आ जाए। उन्होंने कहा कि वो आदित्य के प्रस्ताव पर विचार करेंगे। मुफ्ती इस्माइल ने आगे ये भी कहा, हमारे लिए धर्म कोई मुद्दा नहीं है, विकास के मुद्दे पर बात कर सकते हैं। विकास के मुद्दे पर अगर हमें कोई बुलाएगा तो हम खुद आगे बढ़कर जाएंगे। हालांकि विधायक मुफ्ती इस्माइल ने ये भी कहा कि इस सिलसिले में अंतिम फैसला असदुद्दीन ओवैसी ही लेंगे। ओवैसी के विधायक इस्माइल ने गठबंधन के मुद्दे को लेकर शिवसेना UBT पर निशाना भी साधा और अपनी नाराजगी भी जताई। मुफ्ती इस्माइल ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी हमने गठबंधन की कोशिश की थी, मगर हम उस वक्त महाविकास अघाड़ी में आना चाहते थे, लेकिन हमें लिया नहीं गया। हम काफी दिनों तक उनके प्रपोजल का इंतजार करते रहे, लेकिन उन्होंने उस वक्त हमें नजरअंदाज कर दिया और आज जब उनको जरूरत है तो वो खुद आगे बढ़कर हमें ये इन्विटेशन देने के लिए पहुंच गए हैं। ओवैसी के विधायक का यहाँ पर दावा है कि उद्धव ठाकरे ने विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना किया है, इसीलिए अब उनकी आंखें खुल गई है और इसीलिए वो अब ओवैसी को अपने साथ लेना चाहते हैं और हमारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। विधायक ने यहाँ पर ये भी दावा किया कि ये प्रपोजल पूरी तरह सीक्रेट तरीके से पहुंचा है और सबसे बड़ी बात यह है कि उद्धव ठाकरे ने इस प्रपोजल से, इस इन्विटेशन से अपने करीबी संजय राउत को दूर रखा है। ये हमारी समझ से परे है। ओवैसी के विधायक का यहाँ पर ये भी कहना है कि उद्धव ठाकरे कभी राज ठाकरे की तरफ जाते हैं तो कभी BJP में जाने की सोचते हैं, लेकिन जब उनके हाथ कुछ नहीं लगता तो फिर वो इधर उधर अपनी तिकड़मबाजी लगाते हैं और शायद इसी तिकड़मबाजी के लिए उन्होंने हमें प्रपोजल भेजा है। लेकिन हमारा मुद्दा हमेशा विकास का रहा है। हम धर्म के मुद्दे पर ना कभी किसी के साथ आए हैं और ना ही कभी आएंगे। अगर वो भी धर्म की बात करेंगे तो हम उद्धव के साथ भी नहीं आएंगे। अगर उद्धव महाराष्ट्र के विकास की बात करेंगे तो ओवैसी जरूर उनके प्रपोजल पर विचार करेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या उद्धव ठाकरे वाकई में ओवैसी को अपने साथ लाना चाहते हैं? क्या ओवैसी के लिए उद्धव ठाकरे राज ठाकरे और संजय राउत की बलि देने को भी तैयार हैं? आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।